Hi guys, welcome to ICSC 10th. So this is Adrika and today I am going to tell you all some most important MCQs of your first chapter of biology, that is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. तो ये है तुम्हारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो MCQs पर होने वाला है। एंड देखो MCQ तुम्हारे बायोलॉजी के पेपर में आते हैं 15-16 ऐसे तुम्हारे MCQs आते हैं। एंड जो तुम्हारे MCQs होते हैं वो तुम्हारे हर चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो मैं सारे MCQs जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के और भी सब्जेक्ट्स के वो सब मैं चैप्टर वाइज MCQs डालूंगी, तो उसे तुम ज़रूर देखना और ताकि तुम अपने MCQ से मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड्स में। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो MCQs पर ही होने वाला है और फर्स्ट चैप्टर का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उस पर आज हम MCQs देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो MCQs हैं ये मैंने जितने भी तुम्हारे मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्हें ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो देखते स्टार्ट करते हैं MCQs। तो फर्स्ट MCQ जो है तुम्हारा फर्स्ट MCQ है तुम्हारा द सेल ऑर्गेनेलीज विच हैव दियर ओन DNA। सो योर ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो जितनी ऑर्गेनेलीज दी हैं तुम्हारी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के पास अपना खुद का DNA होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा है द फेज ऑफ सेल डिविजन इन विच सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो सेल साइकिल जो तुम माइटोसिस का कौन सा ऐसा फेस होता है जिसमें कि जो सेंट्रोमियर होता है वो टूट जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है एंड ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो चला जाता है। तो ये कौन सा फेस है माइटोसिस का? प्रोफेस, पेटाफेस, एनाफेस या टीलोफेस। तो ये जो फेस है वो है एनाफेस। और एनाफेस में क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर आ जाती हैं, ठीक है। ये था अपना सेकेंड MCQ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट MCQ कौन सा है। नेक्स्ट MCQ सेज दैट द टाइप ऑफ सेल डिविजन इन विच देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ऐसा कौन सा सेल डिवीजन है, मतलब सेल डिवीजन हमारे दो ही टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस एंड एक मायोसिस। तो उसमें सेल डिवीजन में कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। मतलब जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें भी सेम नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। तो वो है ऑप्शंस दिए हैं इसमें साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस एंड मायोसिस। तो देखो साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस तो नहीं होगा, ठीक है। और माइटोसिस और मायोसिस में देखो मायोसिस की अगर हम बात करें तो मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, यानी कि माइटोसिस, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। देखो अब वही बात आ गई, इज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, तो वो क्या है? मायोसिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, मायोसिस। और ये सब ऑप्शन बाकी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। द टाइप ऑफ सेल डिविजन इन विच क्रोमोसोम्स रिकॉइल टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। मतलब सेल डिवीजन का यानी जो माइटोसिस है उसका कौन सा ऐसा फेस है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर्स दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, तुम्हारी बायोलॉजी की बुक में लिखा है कि टीलोफेस में जो तुम्हारा लास्ट फेस होता है माइटोसिस का, उसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर्स आपस से रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स दोबारा से बन जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन D, यानी टीलोफेस, ठीक है। हाँ अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ सेज दैट द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का सबसे बड़ा फेज कौन सा है? तो सबसे बड़ा फेज जो है वो है प्रोफेज, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोफेज है और सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज है। अगर यहाँ पे लिखा होता शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन तब तुम क्या लिखते हो? तो अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट फेज लिखा होता तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है एनाफेज, ठीक है। ये लिखा है तो लॉन्गेस्ट फेज, तो इसका आंसर होगा प्रोफेज। अब अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सेंट्रियोल्स अलॉन्ग विद रेडिएटिंग रेज आर कॉल्ड। अच्छा,
देखो सेंट्रियोल्स क्या होती हैं, एक ऑर्गेनेली होती है और उसमें जो किनारे किनारे माइक्रोट्यूब्यूल्स लग जाते हैं, वो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है। तो सेंट्रियोल्स अलॉन्ग विद रेडिएटिंग रेज, ये तुम्हारे बुक में टर्म लिखा है, उसकी डेफिनेशन लिखी है एस्टर की। तो एस्टर की डेफिनेशन लिखी है तुम्हारी बुक में, सेंट्रियोल्स विद अलॉन्ग विद रेडिएटिंग रेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्टर। सेंट्रियोल्स के किनारे किनारे जो रेडिएटिंग रेज होती हैं उनको मिला के उसे कहते हैं एस्टर, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। स्ट्रक्चर विच इनिशिएट सेल डिवीजन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जिसकी, या कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सेल डिवीजन हो पाता है। तो हमें पता है कि जब सेंट्रोजोम पोल्स पर आ जाता है और वो स्पेंडल फाइबर्स बनाता है, तो उसकी हेल्प से ही जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो पाती हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जो स्ट्रक्चर सेल डिवीजन करता है वो है सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोमियर तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, और सेंट्रोस्फियर तो कुछ है ही नहीं। और सेंट्रियोल्स, देखो सेंट्रियोल्स नहीं करते हैं। अगर तुम्हें ऑप्शन में आ जाए कि सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, तो अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो तुम्हें क्या लिखना है, सेंट्रोजोम लिखना है, सेंट्रियोल नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेंट्रोजोम होगा। अब अपने नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। दिस ओरिजिनली इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये ओरिजिनली नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए था, हाँ यहाँ ओरिजिनली नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ऑर्गेनली, ठीक है, ऑर्गेनली। दिस ऑर्गेनली इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन देखो प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। सेंट्रोसोम तुम्हारी एक ऐसी ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ऐसी कोई ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है वो है प्लास्टिड, ठीक है। इसका आंसर लेकिन होगा सेंट्रोसोम, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है। अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल मोर ऑफ, जो सिंथेसिस फेज होता है, अब सिंथेसिस फेज क्या होता है, इंटरफेस का जो सेकंड वाला फेज होता है, जीवन फेज के बाद वाला फेज होता है सिंथेसिस फेज। तो उसमें क्या सिंथेसाइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा, आरएनए सिंथेसाइज्ड, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, डीएनए सिंथेसाइज्ड, और डीएनए एंड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। मतलब सिर्फ आरएनए सिंथेसाइज होता है, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं, या सिर्फ डीएनए सिंथेसाइज होता है, या डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर तुम अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है ये बात कि डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज्ड। ये तुम्हारी बुक में लिखा है, ठीक है, तो उसे पढ़ लेना। सिंथेसिस फेज में सिर्फ डीएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए बाउंड अराउंड 8 हिस्टोन, ये क्या लिख गया, ये नहीं, गलत है ये प्रोटीन्स होना चाहिए, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। हाँ देखो, मतलब जो डीएनए का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसके अराउंड क्या रैप होता है, ठीक है, क्या बाउंड होता है, तो वो हिस्टोन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कॉइलिंग और पैकेजिंग में, ठीक है। ये बुक में लिखा है हमारी। तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, जैसे डीएनए जो होता है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के किनारे किनारे बाउंड होता है, मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को रैप करे होता है डीएनए, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स नॉट, डीएनए नहीं, न्यूक्लियोसोम, हाँ इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोलस इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक। अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस, ये है फेस, इंटरफेस लॉन्गेस्ट, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है वो, तो उसको तो मत देखना, ये इसका सही एक बार एमसीक्यू लिखा है मैंने। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस, मतलब इंटरफेस का सबसे बड़ा फेज कौन सा है, ठीक है। इंटरफेस को जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फेज है, इसमें ऑप्शन दिए हैं G2 फेज, G3 फेज, G1 फेज और सिंथेसिस फेज।
तो देखो सबसे बड़ा इंटरफेस का जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेज है वो है हमारा G1 फेज, और G2 फेज इसका स्मॉलेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज। ये देखो G1 फेज हमारा लॉन्गेस्ट फेज है और G2 इसका स्मॉलेस्ट फेज है, ठीक है। और G3 फेज तो कोई होता ही नहीं है और सिंथेसिस फेज भी नहीं है, ठीक। तो लॉन्गेस्ट फेज इसका G1 फेज है। अब अपने नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अ हैप्लॉइड सेल, इसमें से कौन सा हैप्लॉइड सेल है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मसल सेल या ह्यूमन स्पर्म? तो न्यूरॉन देखो तुम्हारा डिप्लॉइड सेल है, नेफ्रॉन भी डिप्लॉइड सेल है, मसल सेल भी डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि ये सब सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स है। और ये जो ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, ये क्योंकि गैमीट है इसलिए ये एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक। ये क्या है? हैप्लॉइड सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना है और मैं भी तुम्हें और भी क्वेश्चंस देती रहूँगी, तो ठीक है, उसको भी देख लेना तुम। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे किस टाइप के सेल्स बनते हैं? हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, दोनों सेल्स बनते हैं या कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, माइटोसिस के टाइम पे हमारे डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड सेल में सेम नंबर होता है क्रोमोसोम का, और माइटोसिस का ये तो पता ही है हमें कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एट ईच सेल डिवीजन, और डॉटर सेल्स जो होती हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड सेल्स। अगर यहाँ मायोसिस लिखा होता तब उसका आंसर आता है हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस इन दिस फेज, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो मतलब कहने का मतलब MCQ का ये है कि साइटोकाइनेसिस किस फेज से स्टार्ट होता है, किस फेज से स्टार्ट होता है? तो जो एनिमल सेल में तो देखो फरो बनता है एंड प्लांट्स में सेल प्लेट बनती है। तो ये डिवीजन जो साइटोप्लाज्म किस फेज से स्टार्ट हो जाता है? तो प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या एनाफेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनाफेज। एनाफेज से हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो टीलोफेज से पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट, कौन उसमें से कौन सा एस्पेक्ट है माइटोसिस का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। देखो इसमें से सारी बातें जो लिखी हैं, मतलब सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं ये सही हैं, बट इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है माइटोसिस का, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइटोसिस का, ठीक है। तो यही मतलब है इसका। तो क्या है पॉइंट्स? फर्स्ट ऑप्शन इज इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, इट अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। तो देखो सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब सोमैटिक मतलब जैसे बॉडी के और जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में यही होता है, सिर्फ उनको छोड़कर, गैमीट्स वगैरह को छोड़कर वो हर जगह माइटोसिस होता है मोस्टली। और ये थ्रू आउट लाइफ होता है, ये भी बात सही है। प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स, हाँ ये भी बात सही है। जो ऑप्शन डी है, मेन जो पॉइंट है माइटोसिस का, जो मेन एस्पेक्ट है वो यही है कि हर एक सेल डिवीजन पर, हर एक सेल डिवीजन पर डॉटर न्यूक्लियस में इक्वल, मतलब सेम नॉर्मल, सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये माइटोसिस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मायोसिस दिया होता तो उसका आंसर ये होता कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स, ठीक है। आप अपने नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नहीं इतनी MCQs हैं, और भी MCQs मैं तुम्हें अभी ला के दूंगी, तो उसको भी तुम प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। और ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट वाले MCQs ही निकाले और ऐसे ही MCQs तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं, तो ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थोड़ा यूज़फुल होगा तुम्हारे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या कोई भी टेंथ क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।